फराज अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लो बेटा, अगर आवाज में कोई डिस्टॉर्शन आ रही है तो। मैंने बाकी स्टूडेंट से पूछा, उनको आवाज क्लियर है। तो वी विल बी स्टार्टिंग अप विद डीसी मोटर टुडे। कल की क्लास के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल्स की रिफ्लेक्शन देख ली थी, ठीक है। तो आज की जो डिस्कशन है वो हमारी बेस कर रही है डीसी मोटर के कॉन्सेप्ट के। डीसी मोटर क्या है, कहाँ इस्तेमाल हो रही होती है, तो ये और इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, इन चीज़ों के ऊपर अभी हम बात करें। तो शुरुआत अगर हम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ डीसी मोटर से रिलेटेड ये है कि भाई डीसी मोटर, जैसे द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट करंट मोटर। मोटर का जो जनरल पर्पस होता है, मोटर अगर एनर्जी कन्वर्जन के लिहाज से मैं बोलूँ, एनर्जी कन्वर्जन के लिहाज से मोटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक दो आ जाती है। आपका सिस्टम ये तो मूवमेंट कर देगा, जैसे वाटर की मोटर्स होती हैं, पानी की मोटर्स आपने देखी है, वो क्या करती हैं, पानी को फ्लो देती हैं, सही, दे प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द वाटर। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती हैं और उससे पानी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सही। और इसी तरह से अगर आप व्हील्स वगैरह के ऊपर देखो, आपका जो आपके जिससे आपकी जो कौन सी कहलाती हैं कार्स, हाइब्रिड कार्स वगैरह होती हैं या इलेक्ट्रिक कार्स जो होती हैं, सही। तो इलेक्ट्रिक कार्स का जो मामला होता है, उन इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर यही वाला सिलसिला होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही होती है। एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा, टेस्ट मैंने देख लिया था आप लोगों का, माशाल्लाह से आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया है, तो दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज़ है ये माशाल्लाह से, कि थोड़ा सा ख्याल हुआ आप लोगों को और आप लोगों ने इसको किया। स्कोर्स में जो मसले मसाइल हैं, अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, कोई बात क्लियर ना हो, तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, स्नैप लेके आप मुझे भेज सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसके जवाब दे दूँ। उससे परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो भाई, तो मोटर का जो कॉन्सेप्ट है, मोटर मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। जैसे मैंने मिसाल दी, आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसमें मोटर्स लगी हुई होती हैं जो व्हील्स को रोटेट करने का काम कर रही होती है, ठीक है। आपके पास पंपिंग मैकेनिज्म जो वाटर पंप्स होते हैं, उसके अंदर लाजिम बात है मोटर अटैच होती है जो वाटर को काइनेटिक एनर्जी देने का काम कर रही है। तो मेजरली जो आपके पास कह लो कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व होती है, वो काइनेटिक की कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। अब यहाँ पे बेसिक सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि भाई यहाँ पे इट्स अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, and the electrical energy drives the armature coil of the DC motor. This is called the armature. ये जो येलो कलर का आपको यहाँ नजर आ रहा है, armature या coil भी बोलते हैं इसको। And as the name suggests, this device works on direct current source. ये DC source पे काम करती है, मतलब बैटरी से वर्क कर रही है। एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम आपको DC सोर्स की यहाँ दिखाई गई, और उसमें जनरल कुछ लेबल्स वगैरह भी करके दिखाए गए कि भाई आपके पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सही है। कॉइल ऑफ वायर होता है आपके पास, जिसको आप आर्मेचर का नाम दे रहे होते हैं। ये जो येलो कलर का पूरा आपके पास है, ये डिस्क को छोड़ के अलावा की बात कर, ठीक है। तो उसके बाद आपके कार्बन ब्रशेस लगे हुए होते हैं, सही है, और आपके पास बैटरी की सोर्स होती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके डीसी मोटर के कंटेंट्स या कंपोनेंट्स का पार्ट। अब वर्किंग मैकेनिज्म या वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इस चीज का, ये सिस्टम काम कैसे कर रहा होता है, उसके ऊपर अब हम बात करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि डीसी मोटर का वर्किंग मैकेनिज्म किस तरह से चलता है। तो सबसे पहली चीज वर्किंग प्रिंसिपल है कि हाउ डज अ डीसी मोटर जनरली वर्क। तो वर्किंग प्रिंसिपल में जो चीज आती है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर
प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती थी, हमने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था। बस उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, उसी वर्किंग प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए आपके पास ये डीसी मोटर जो है वो डिजाइन की गई। देयर इज अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बट ऐसे प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सही ना, वो 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये वाली बात। अच्छा मुजम्मिल, एक बात बताओ, तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया? मुजम्मिल साहब, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? आप कब प्रिपेयर्ड होंगे? फर्स्टली तो आप ये बताइए। ओह वाओ, आपको टॉपिक भी नहीं पता था और आप प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। ब्रिलियंट। आप कहाँ होते हैं, मतलब आपको टॉपिक क्यों नहीं पता था जब पूरे बैच को पता था जो अक्टूबर नवंबर दे रहा है, तो आप कैसे स्किप हो गए? अरे मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है मुजम्मिल साहब, ये आज आपकी आखिरी क्लास है, आप टेंशन ना लें, क्योंकि मुझे एक अंदाजा हो गया है आपका कि ये जो अक्टूबर नवंबर है ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। आपका जो अक्टूबर नवंबर का अटेम्प्ट है ये आपके मतलब का मामला नहीं है, ये आप इसको छोड़ दीजिए। अपना जॉब बेटा, मेजून वगैरह की तरफ जाना है तो मेजून की तरफ चले जाना, वरना एक प्राइवेट ट्यूटर पकड़ो जो तुम्हें घर पे आए और सख्ती से जो है वो तुम्हारा मामला डील करे। मैं आज की क्लास तो मैं लेने दे रहा हूँ, सही मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अब ये है कि अगली क्लासेस जो है वो आप अपने एक प्राइवेट ट्यूटर अरेंज कर लें। अगर नहीं हो सकता तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए एक प्राइवेट ट्यूटर अरेंज कर दूंगा जो तुम्हें घर पे आके पढ़ाएगा, तभी तुम पढ़ सकते हो। मुजम्मिल, तुम यहाँ पे इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मुझे नहीं लगता, मैं समझता हूँ तुम्हारी अपनी भी थोड़ी मसरूफियात हैं, आप ज़रूर थोड़ा सा आप मुझे अंदाज़ा है कि आप दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो उससे लाजमी सी बात है कि इसमें आपको टाइम नहीं मिल पाता होगा। आपने मुझे बताया था कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर एज वेल। इससे मशवरा मेरा बेहतर यही है कि आप अपना होम ट्यूटर अरेंज करें जो आपको थोड़ा सख्ती से पढ़ाए। मेरी आप अपनी वालिद साहब की, अपनी वालदा की जो बात है मुझसे करवाइएगा। मैं हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन प्रॉब्ली बॉडमास जौहर आऊँगा, उस दिन ये है कि आप अपने पेरेंट को लेकर आ जाइएगा, वालिद साहब को ले आइएगा या वालदा को ले आइएगा, जो भी आपको मुनासिब लगे। फिर ये है कि हम बात कर लेंगे उससे। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बेटा तुम्हारा नुकसान हो रहा है इस तरीके से, तुम तैयारी तरीके से कर नहीं सक रहे हो। जिसने टेस्ट वगैरह नहीं दिया था और जैसे आपने भी बताया आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, आप पेस को मैच नहीं कर पा रहे हो, या जो भी प्रॉब्लम है, मैं इसका इंशाल्लाह सॉल्यूशन निकालूंगा और आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से देख लीजिए। चलिए बहरहाल हम ज़रा वापस यहाँ आते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो जनाब डीसी मोटर के अंदर हमने बात की थी कि इट्स फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं। फराज, आप एक काम कर लो बेटा कि आप इस मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो अगर आपके पास स्क्रीन सही तरीके से नहीं आ रही है। अब यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट हमारा एक मेजर कंपोनेंट है, जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल आपको नजर आ रहे हैं साइड्स के ऊपर। ये परमानेंट मैग्नेट आपके पास एक कह लो कि यानी कंपोनेंट है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि ये आपको एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड देता है जिसके अंदर आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर मौजूद हो। क्योंकि हमने ये बोला ना कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है, तो अब लाजिम बात है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से परमानेंट मैग्नेट से आपके पास आती है। तो हम परमानेंट मैग्नेट के बारे में कहते हैं इट प्रोवाइड्स a permanent magnetic field a
permanent magnetic field with which the current carrying conductor would interact to experience force. एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है जिसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर मौजूद होगा और वो फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा। फिर अगली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है कॉइल, या जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। ये आपका ये जो ब्लू वाला पोर्शन है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेके ये पूरा ऑल द वे टिल हियर। ये सिलेंड्रिक, आप कह लो कि सिलेंड्रिकल डिस्क की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी वाले पोर्शन की बात। ये आपका कॉइल कहलाता है, आर्मेचर, उसको दोनों बोलते हैं। आर्मेचर इसलिए बोलते हैं ये आर्म की तरह होता है, ये घूमता है, एबल टू रोटेट। तो कॉइल या आर्मेचर का काम ये होता है कि ये करंट को अपने अंदर कैरी करता है और इसी के ऊपर फोर्स लगती है। इट कैरीज करंट एंड इट इज द वन व्हिच एक्सपीरियंसेस द फोर्स। और इस आर्मेचर के साथ आपके आगे तमाम चीजें जुड़ी हुई होती हैं। मतलब अगर आपका मिसाल के तौर पर कोई पंप है तो पंप इस आर्मेचर से जुड़ा हुआ होगा। अगर आपकी गाड़ी का व्हील है तो गाड़ी का व्हील इस आर्मेचर से जुड़ा हुआ होगा। मतलब अगर मैं एक आसान सी एक्सप्लेनेशन दूं यहाँ पे, तो ये आपका समझ लो सिलेंडर है, सही। इसके साथ ये आपके दो कह लीजिए के वायर्स निकले जो मोटर, ये मोटर है आपके साथ, दिस इज योर मोटर। तो आप देखोगे जो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें मोटर के आगे इस तरह से छोटी सी शाफ्ट निकली हुई होती है, सही है। तो ये जो शाफ्ट होती है ना, ये असल में इनसाइड इस कॉइल से जुड़ी हुई होती है। अगर इंटरनली दिखाओ ना, तो इंटरनली ये जो शाफ्ट है ये कॉइल से जुड़ी हुई होती है। तो जब ये कॉइल रोटेट करता है, सही है, जब ये कॉइल रोटेट करता है तो कॉइल के साथ साथ ये शाफ्ट भी घूमती है। तो बस इसके आगे आप कभी व्हील जोड़ दें, कभी कोई फैन जोड़ दें, कभी कोई पंप लगा दें, जो भी चीज आप अटैच करेंगे वो इसके साथ साथ घूमेगी। तो ये जो कॉइल है या आर्मेचर है, ये असल में रोटेशन परफॉर्म करता है और इसकी रोटेशन की वजह से उसके साथ लगी हुई जो भी चीज होती है वो भी रोटेट करना शुरू हो जाती है आपके पास। तो यहाँ पे कॉइल या आर्मेचर से रिलेटेड हम पर्पस जो लिखते हैं वो ये है कि इट कैरीज करंट inside itself and experience force. It rotates and anything attached to it also rotate. वो भी रोटेट करता है और उसके साथ भी अगर कोई चीज लगी हुई हो तो उसने भी रोटेशन ही परफॉर्म करनी है। जैसे मैंने यहाँ आपके एक मोटर के अंदर एक स्कीमेटिक दिखा कि भाई साइड में आपके पास कह लो कि मैग्नेट्स होते हैं, इधर इधर और इधर मैग्नेट्स होते हैं। जैसे वो नॉर्थ और साउथ वाला आपको नजर आया था, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, बीच में आपका कॉइल होता है। तो जब इसी आप यहाँ से आने वाले जो समझ लो जो वायर है, इससे जब करंट अंदर जाता है तो इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगती है जिससे ये घूमता है और आपके पास आगे जो भी चीज आप जोड़ दें, सही है, आप मिसाल के तौर पे कोई व्हील वगैरह जोड़ दें, या डायग्राम थोड़ी सी खराब सी बनी है, इग्नोर, सही है। तो आप जिस भी चीज को जोड़ देंगे वो चीज रोटेट करना शुरू कर देगी। फिर आती है बात स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स। इसको स्प्लिट रिंग क्यों बोला जाता है? ये असल में एक रिंग की तरह होता है और उसको बीच से तोड़ दिया जाता है, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है दो पार्ट्स में, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो सिलेंड्रिकल डिस्क्स हैं, ये डिस्क स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स कहलाती है, सही। ये है बैटरी और क्या। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का जो पर्पस होता है यहाँ पे,
तो सही है, वैसे ही मोटर है जो टॉयज में होती है। बिल्कुल फराज, ये वही मोटर है जो आपके टॉयज के अंदर होती है, जो रिमोट कंट्रोल कार्स वगैरह और छोटे छोटे कंपोनेंट्स में चीज को रोटेट करवा रहे होते हो उसमें लगी हुई होती है, ये वही वाली मोटर। बस लाजमी बात है कि प्रैक्टिकली थोड़ी सी एडवांस हो चुकी होती है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो समझ लो जो लॉजिक चल रही होती है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है वो यही वाला होता है। जो आपका यूज है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से रिलेटेड, इसका पर्पस मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन जब हम इसकी वर्किंग करेंगे ना तब आपको इसका पर्पस ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अभी मैं खुद बोलता हूँ कि अब मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इसका पर्पस आपको इतना क्लियरली समझ नहीं आएगा और ना ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब आगे मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, इस वक्त की एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर करेगी कि हाँ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर जो है वो मेरे लिए क्यों जरूरी था। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का जो है मामला, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई when coil crosses the vertical position, ठीक है, जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन को क्रॉस करता है तो उस वर्टिकल पोजीशन को क्रॉस करते टाइम आपके पास स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स जो है वो कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन पलट देते हैं। अब ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये बात मैंने नहीं बताई है अभी, इससे अभी परेशान मत हो, ये आगे की एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल आएगी कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर किस तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट को रोटेट करने का काम कर रहा है। इसका बस ये मतलब लिख देता हूँ कि इसका जो पर्पस है ऐसा करने का, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगाने का जो पर्पस है वो ये है कि ऐसा करने से कॉइल एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है। इट इज टू इंश्योर दैट द कॉइल कीप्स ऑन रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम ये फ्लिपिंग नहीं करेंगे ना तो कॉइल रोटेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे ये मैंने बता दिया कि if there were no split rings in the coil would oscillate around the vertical position and that get stationary after a while in that vertical position. तो अगर हम स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर ना लगाएं तो जैसे अभी ये कॉइल हॉरिजॉन्टल था, ये रोटेशन शुरू करेगा। अब रोटेशन में क्या होगा, ये कॉइल वर्टिकल क्रॉस करके इधर जाने की कोशिश करेगा, जब इधर पहुंचेगा तो वापस आने की कोशिश करेगा। मतलब वो बीच में ऑसिलेट करते करते बीच में कहीं रुक जाए, वर्टिकल पोजीशन पे रुक जाएगा। ये ऐसी बात है कि आपके पास एक रबर बैंड से एक डिस्क अटैच हुई है, मैं उसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, छोड़ता हूँ, तो आप क्या देखते हो कि वो डिस्क जो है वो वर्टिकल पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करती है और ऑसिलेशन करके रुक जाती है। कि भाई राइट पे जाते जाते स्लो होती है, फिर लेफ्ट पे आ जाती है, फिर स्लो होती है, फिर राइट पे चली जाती है, और इस तरह वो ऑसिलेशन करते करते स्टेशनरी हो जाती है आपके पास। तो अगर हम स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर ना लगाएं तो हमें ये मसला दरपेश आएगा। See, you won't be able to keep the coil rotating in the same direction. उसकी रोटेशन खत्म हो जाएगी, वो वर्टिकल डायरेक्शन में आके स्टेशनरी हो जाएगा if you are working without split rings। और हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई हमारा कॉइल रोटेट करता रहे, वो घूमता रहे, क्योंकि जब कॉइल घूमता रहेगा तो उसकी वजह से जो चीज उसके आगे लगी हुई है वो भी घूमती रहेगी। अगर बगैर स्प्लिट रिंग की मोटर होती और आपने एक टॉय कार बनाई हुई होती तो पता है क्या होता, अब टॉय कार ऑन करते, टॉय कार जैसी ऑन होती वो आगे बढ़ती, वो पीछे होती, फिर आगे पीछे होते होते फिर एक जगह पे रुक जाती। मतलब वो अपनी जगह से आगे होती थोड़ी सी, फिर पीछे आती, फिर आगे जाती, फिर पीछे आती, और इस तरह से आगे पीछे ऑसिलेट करते करते वहीं रुक जाती। क्यों, क्योंकि जो कॉइल था वो कभी राइट जाता, फिर लेफ्ट आता, फिर राइट जाता, लेफ्ट आता, और इस तरह से मल्टीपल ऑसिलेशन करते हुए बीच में रुक जाता, वो रोटेशन परफॉर्म नहीं कर पाता। और ऐसा क्यों ये बिहेव कर रहा होता है इसकी मैं अभी एक्सप्लेनेशन डायग्राम के अंदर देता हूँ। असल में मामला क्या हो रहा होता है ये देखो, असल में सिचुएशन ये होती है आपके पास कि इसकी अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा।
अज्यूम करो ये आपके पास वो मैग्नेट था जो साइड में मौजूद था। ये मैं कॉइल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये भी सी डी। करंट इसमें मिसाल के तौर पे यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से घूम के बाहर निकल रहा है। यहाँ से करंट आया, बैटरी लगी हुई है इसके आगे, मैं अभी वो दिखा नहीं रहा पूरी बैटरी, सिर्फ समझाने के लिए। करंट यहाँ से आया, एबी में ऊपर जा रहा है, सीडी में से बाहर आ रहा है और यहाँ से करंट वापस निकल। अगर मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो अभी जो सिचुएशन है, फ्लेमिंग का अगर लेफ्ट हैंड रूल में अप्लाई करता हूं तो अभी जो सिचुएशन बन रही है वो सिचुएशन ये होगी कि मेरे पास यहाँ पे फोर्स नीचे होगी, यहाँ पे फोर्स ऊपर होगी। इसकी क्लियर डायग्राम पे मैं बना के दिखा दूंगा आपको, अभी मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ एक बार। ए बी पे फोर्स नीचे लगी है, सी डी पे फोर्स ऊपर लगी है, तो ये कॉइल ऐसे घूमना चाह रहा है, ये कॉइल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाह रहा है। कॉइल वर्टिकल पोजीशन क्रॉस करता है, सॉरी इंटरनेट कनेक्शन हो गया था इस वजह से खराब। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है, अब आपका कॉइल वर्टिकल पोजीशन क्रॉस करके तिरछा हो चुका है और वापस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो कोशिश इस तरफ जाने की कर रहा है, लेकिन जब वो इस तरफ आएगा, बट एक मिनट दीजिएगा, मुझे जरा कॉलेज से कॉल आ रही है, उसको अटेंड कर लूँ जरा। सॉरी, तो वे भी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई अगर मेरे पास करंट की डायरेक्शन फ्लिप नहीं होती, पहले ए बी इधर था, सी डी इधर था, अब जैसे सी और डी इधर आ गया और रोटेशन की वजह से ए बी उधर जा चुका है, कॉइल रोटेट कर चुका है ना, तो करंट अभी भी वैसे ही चल रहा है। सी डी के अंदर करंट नीचे आ रहा होगा यकीनन, और ए बी के अंदर जो करंट है वो ऊपर जा रहा होगा। सी डी में करंट नीचे आ रहा है और ए बी के अंदर करंट आपके पास ऊपर जा रहा है। तो अब मसला क्या होगा भाई, सी डी वाले एंड पे तो ऊपर फोर्स लग रही थी, तो वो अभी भी फोर्स ऊपर ही लगती रहेगी, और ए बी में फोर्स नीचे लग रही थी, वो अभी भी नीचे लगती रहेगी, क्योंकि करंट तो सेम डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, करंट भी वही है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स डिसाइड होती है। तो जब करंट भी उसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन के अंदर, तो फोर्स क्यों पलटेगी। तो अब क्या है, सीडी पे ऊपर फोर्स लग रही है, ए बी में फोर्स नीचे लग रही है, तो अब क्या होगा भाई, सीडी यूं जाने की कोशिश करेगा, ए बी वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, मतलब अब जो रोटेशन हो जाएगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। मतलब कॉइल हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हुआ, अपनी आगे की डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन मसला क्या आया, मसला ये आया कि भाई जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो पलटी ही नहीं, दोनों एंड्स पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगती रही जैसे पहले लग रही थी। तो कॉइल ने 90 डिग्री तो क्रॉस किया, लेकिन वापस वो रोटेशन मुकम्मल नहीं कर सका, वापस वो पिछली पोजीशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो जो ब्लू वाला एरो है वो ये बता रहा है कि भाई इस एंड पे इधर फोर्स लग रही है, इस एंड पे नीचे फोर्स लग रही है, तो रोटेशन इस तरफ होने की कोशिश कर रही है। और रेड वाला ये बता रहा है कि जैसी कॉइल वर्टिकल के इस पोजीशन पे आता तो फोर्स यहाँ पे ऊपर लगती है और यहाँ पे नीचे लगती है, ये एंड सेम है। मसला ये था कि फोर्स की डायरेक्शन पलट नहीं रही कि रोटेशन कंप्लीट हो सके। रोटेशन कंप्लीट होने के लिए फोर्स की डायरेक्शन को पलटना जरूरी है, कि जो एंड अभी यहाँ पे ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था,
कि जो एंड अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा था ऊपर फोर्स, रोटेशन के बाद अगर ये CD बोलता हूँ, तो जब रोटेशन हो जाएगी और CD इधर आ जाएगा, तो रोटेशन के बाद इस पे फोर्स नीचे लगनी चाहिए ताकि रोटेशन चलती रहे, अदरवाइज रोटेशन कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा इशू है हमारे पास जो यहाँ मौजूद था, और इस मसले को हल किया था स्प्लिटर एंड कम्यूटेटर ने। वो अभी हम देखेंगे आगे जो डायग्राम आ रही है उसके अंदर। उसके बाद अगली चीज हमारे पास जो है वो है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस ये लगे, ये जो ग्रे कलर के मेटल कह लो के पीसेस जो लगे हुए साइड में, दीज ये कार्बन ब्रशेस हैं, लेबल भी हुआ है। कार्बन ब्रशेस असल में मेरे बच्चे ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, और वो आपके कॉइल को एक तरह से कह लो कि एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ने का काम करता है। वो आपके कॉइल को एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ने का काम करते हैं। और ये कैसे जोड़ते हैं? देखो, अगर मैं इन तारों को, ये जो ब्लैक कलर के वायर आ रहे हैं, सही, इन वायर्स को डायरेक्टली रिंग से जोड़ देता हूँ, तो मसला ये होता है कि जब मेरा ये कॉइल घूमता और रिंग उसके साथ साथ रोटेट कर रहा होता, तो ये कांटेक्ट टूट जाता, क्योंकि तार का इतना छोटा सा कांटेक्ट बना हुआ है रिंग के साथ। जब रिंग घूमता तो तार का कांटेक्ट ब्रेक हो जाता, उसके तार घिस जाते, खराब हो जाते। तो कांटेक्ट परमानेंट तौर पे रह नहीं सकता, वो खत्म हो जाता। और इससे मुझे नुकसान होता है, मैं कब बार बार थोड़ी तार ला के जोड़ता रहता कि यार अब ये घिस गया दोबारा जोड़ो, अब ये घिस गया फिर दोबारा जोड़ो। तो मैंने सोचा कि कोई एक रास्ता ढूंढो, ऐसा रास्ता ढूंढे कि ये पतला सा तार इस रिंग के साथ जुड़ा रहे। तो एक काम करो, बीच में कोई ऐसी चीज लगा दो जो कंडक्शन भी करे और कांटेक्ट भी अच्छा बना रहे। तो कंडक्शन भी करे और अच्छा कांटेक्ट बना रहे, इस चीज के लिए हमने ये कार्बन ब्रशेस लगाए। मैं बोला यार ये कार्बन ब्रशेस लगाओ। कार्बन ब्रशेस क्या करेगा, जो करंट आएगा वो इस ग्रेफाइट से कंडक्ट होते हुए रिंग तक चला जाएगा। अब जो चीज रोटेट कर रही है वो येलो वाला पोर्शन है, तो येलो वाला पोर्शन आराम से कार्बन ब्रश के ऊपर स्लाइड कर सकता है। येलो वाला पोर्शन है वो आसानी आपके कार्बन ब्रशेस के ऊपर स्लाइडिंग वगैरह फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे। तो मैं ये कहूंगा कि जो कार्बन ब्रश का पर्पस रहा है यहाँ पे वो ये था कि it helps in making a firm contact of the coil with the external circuit and also helps to reduce friction, क्योंकि ये ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। तो ग्रेफाइट एक सॉफ्ट, आपको पता है, मटेरियल होता है। पेंसिल की जो लेड होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, तो इट्स अ सॉफ्ट मटेरियल। तो ये फ्रिक्शन वगैरह भी रिड्यूस करने का आपको काम दे देता है, फ्रिक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल सर्किट एंड योर रिंग, और एक फर्म कांटेक्ट बनाने में हेल्प करता है एक्सटर्नल सर्किट का रिंग के साथ। तो अगर ये कार्बन ब्रश ना हो तो कांटेक्ट अच्छा नहीं बन सकेगा। यू कैन से टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन ये क्लेम नहीं करता, ये असल में उस स्प्लिटरिंग के बनने वाले कार्बन की वजह बन जाता है, क्योंकि ये खुद कार्बन ब्रश है ना, तो जो इस रिंग के ऊपर कार्बन जमा हो रहा था वो इसकी वजह से होता है। फ्रिक्शन होती है, ये घिसता चला जाता है थोड़ा थोड़ा, ये रिंग के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और आखिरी पर्पस आपका बैटरी का है, सबसे अहम काम है इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करना। भाई जब तक करंट नहीं होगा उस वक्त तक कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो जो बैटरी का पर्पस है हमारे पास यहाँ पे वो भी हम लिख देते हैं।
It provides current. To the coil of wire for the motor to work. मोटर को काम करने के लिए आपके पास ये चीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, गिव मी अ सेकंड, मैं एक एनिमेशन जो है आपको दिखाना चाहूंगा वर्किंग ऑफ अ डीसी मोटर की, क्योंकि ये जब तक आपको नजर नहीं आएगा काम चलता हुआ ये उस वक्त तक क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिंक शेयर कर दूंगा अभी, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहेगा। इस पे दिखाऊंगा तो वो वीडियो अटक अटक के चलती है तो इतना मज़ा नहीं आता। ठीक है, मैं एक मिनट स्लाइड लगा देता हूँ हमारी, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिंक भेज रहा हूँ। इट्स अ 5 मिनट वीडियो बट इट्स अ वेरी गुड वीडियो। ये आपको एनिमेशन के तौर पे दिखा देगी कि हाउ दिस एंटायर थिंग इज वर्किंग। एक्सप्लेनेशन भी हुई भी है तो थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ जाएगा, और फिर जब मैं समझाऊंगा तो वो और इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, so I've shared a video on you with you guys on the group, so take 5 minutes, go to the WhatsApp group, सही है, और उसमें आप देखिए कि भाई ये क्या है। हसन बहुत लेट आया हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ, एक वीडियो दी हुई है वो जाके देखो। Here on one side of the coil current moves in and on the other side the current moves out of the plane. The current flowing in the coil produces a magnetic field around it. जैसे हमने देखा था current carrying conductor के around magnetic field बन जाती है। When the ends of the coil are placed perpendicular to the field, coil's magnetic field interact with the permanent magnet's magnetic field and hence there is a force. दोनों magnetic fields आपस में interact करते हैं और आपके पास force आ जाती है। ये force दोनों coils पे लगती है, equal होती है और opposite होती है डायरेक्शन। और इस इक्वल
फोर्स और ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से रोटेशन शुरू हो जाती है। जैसे डायग्राम में आपको वो रेड वाले एरोज नजर आ रहे थे कि एक एंड पे ऊपर एरो आ रहा था, एक एंड पे नीचे एरो आ रहा था, तो वो रोटेशन जो थी उस फोर्स की वजह से। और आपको याद होगा जैसे ही उसने वर्टिकल पोजीशन क्रॉस की थी, एरोज की डायरेक्शन फ्लिप हो गई थी। वो क्यों फ्लिप हुई थी? वो कम्यूटेटर की वजह से हुई थी। उस कम्यूटेटर ने कॉइल के अंदर चलने वाली करंट की डायरेक्शन को फ्लिप कर दिया। It flipped the direction of current in the coil and hence you were able to keep the coil rotating in the same direction. यहाँ पे आप फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप डायग्राम देखेंगे मैंने टॉप व्यू बनाया है उस पूरे सिस्टम। नॉर्थ साइड एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। से वी हैव अ बैटरी कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स, कार्बन ब्रश लगा हुआ है। सो ये ए बी को मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि मुझे डिफरेंस पता चल सके। इनिशियली अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट देखें तो बैटरी में से करंट निकला पॉजिटिव टर्मिनल में से, कार्बन ब्रश से गुजरा, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से गुजरा, यहाँ से ऊपर जा रहा होगा करंट। सीडी में से करंट यहाँ से बाहर आ रहा होगा, इधर इधर से बाहर निकलेगा और वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर। तो जो ए बी है, अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं तो ए बी में मुझे करंट अंदर जाता हुआ नजर आएगा और सीडी में से करंट मुझे बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। ए बी के अंदर करंट अंदर जा रहा होगा और सीडी के अंदर जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा होगा। मैं फिल्मिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके जज कर सकता हूँ कि ए बी पे कहाँ फोर्स लगेगी और सीडी पे कहाँ फोर्स लगेगी। फिल्मिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको बताया था, एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। हम जो है वो फोर्स होता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड होती है, सेकंड फिंगर करंट होती है। तो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपनी फर्स्ट फिंगर अरेंज कर लूँ, नॉर्थ से साउथ। मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर को टुवर्ड्स द राइट पॉइंट कर दिया। सही, फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला हाथ अपने अरेंज किया कि भाई ये थंब हो गया, ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड फिंगर ना, बाकी आपका पाम जो है वो पड़ा हुआ है। अजीब सा हाथ है, रैबिट लग रहा है, लेकिन खैर समझ जाना। तो यहाँ पे इस तरह से आपने अपने हाथ को अरेंज करना है। तो आपके पास नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो आपकी फर्स्ट फिंगर उस पॉइंट डायरेक्शन में पॉइंट। ए बी में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं सेकंड फिंगर पेपर की तरफ पॉइंट करूंगा या अपने लैपटॉप या टैबलेट की स्क्रीन की तरफ पॉइंट करूंगा। फर्स्ट फिंगर नॉर्थ से साउथ टुवर्ड्स राइट, सेकंड फिंगर टुवर्ड्स माय टैबलेट। जो थंब पॉइंट कर रहा होगा वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। The thumb will be pointing downwards। और यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो थंब पॉइंट कर रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन। इसके नतीजे में क्या होगा? ए बी नीचे जाना शुरू हो जाएगा कॉइल, और सी डी जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। आपका कॉइल इस तरह से रोटेशन स्टार्ट करता है, ए बी मूविंग डाउन एंड सी डी मूविंग अप। जब 180 डिग्री रोटेशन हो जाएगी, आपका 180 डिग्रीज ऑफ रोटेशन, ठीक है, ए बी जो है वो घूम के राइट पे आ चुका है, सी डी लेफ्ट पे जा चुका है, कॉइल रोटेट कर चुका है, स्प्लिट रिंग वगैरह तमाम चीजें रोटेट कर चुकी है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे ये बैटरी में से करंट बाहर आया, अब देखो बैटरी में तो करंट वैसे ही बाहर आ रहा है, लेकिन अब जहां से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है वो सीडी है। पहले ए बी था वहां पे जहां करंट ऊपर जा, अब सीडी में से करंट ऊपर जा और ए बी में से बाहर आ रहा है। तो अब अगर मैं सीडी के अंदर बोलूं तो सीडी में करंट अंदर जा रहा है और ए बी के अंदर करंट बाहर आ रहा है। ये क्यों हुआ? ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर की वजह से। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर ने मुझे हेल्प किया है डायरेक्शन ऑफ करंट को फ्लिप करने के। उसने पूरा कॉइल रोटेट कर दिया, उसने कनेक्शंस ही रोटेट कर दिए। अगर कम्यूटेटर ना लगा हुआ होता तो मेरे कनेक्शंस रोटेट नहीं हो सकते। मेरा ए बी हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा रहता, सी डी हमेशा बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा रहता, लेकिन कम्यूटेटर्स की मदद से मेरे पास ये रोटेशन फ्लिप हो सकती। ए बी जो है वो रोटेट करके अब नेगेटिव से जुड़ चुका है, सी डी पॉजिटिव से जुड़ चुका है, और ये इसलिए किया ताकि कॉइल के अंदर चलने वाले डायरेक्शन ऑफ करंट को फ्लिप कर सके। ए बी में पहले करंट अंदर जा रहा था, अब देखो सी डी में करंट,
ये हमने इसलिए किया ताकि नॉर्थ की साइड पे फोर्स नीचे ही लगती रहे और साउथ की साइड पे फोर्स ऊपर ही लगते रहे और सिस्टम रोटेट करता रहे जैसे कि वो पहले रोटेट कर रहा था। जैसे वो पहले रोटेट कर रहा था वो उसी तरह से रोटेशन परफॉर्म करता है। ये इसीलिए किया गया। बात समझ में आई है? मुजम्मिल, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट निकला। अगर इनिशियल पोजीशन में देखो तो ए बी के अंदर करंट अंदर जा रहा है और सी डी में से करंट बाहर आ रहा है। ये लूप बना हुआ है ना, ए बैटरी से निकला करंट, ए बी से अंदर गया, सी डी से बाहर आया, वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। 180 डिग्री की रोटेशन के बाद क्या हुआ कि पूरा कनेक्शन कॉइल का बैटरी के साथ पलट गया। बैटरी अपनी जगह पे है, वायर्स अपनी जगह पे है, लेकिन जो कॉइल था जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ था वो पूरा कनेक्शन फ्लिप हो चुका। और उस कनेक्शन के फ्लिप होने की वजह से अब सीडी जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ चुके हैं और ए बी बैटरी के नेगेटिव से। अब सीडी में करंट अंदर जा रहा है और ए बी के अंदर से करंट बाहर आ रहा है। ये चीज इसलिए की गई ताकि जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में लगती रहे आपके मैग्नेट्स के साइड पे। मतलब नॉर्थ के साइड पे अगर पहले फोर्स नीचे लगी थी तो अभी भी फोर्स नीचे लगती है। तो उन्होंने ये कोशिश की कि हर दफा जो भी कॉइल हो नॉर्थ की साइड पे उसके अंदर करंट अंदर जा रहा हो और जो भी कॉइल हो साउथ की साइड पे उसमें से करंट बाहर आ। तो आफ्टर 180 डिग्री ऑफ रोटेशन कॉइल ए बी के ऊपर मामला ये हुआ, कॉइल ए बी इज नाउ कनेक्टेड टू negative terminal and coil CD now connected to positive terminal. See, the direction of current in AB and CD is reversed. Due to split ring commutators. That help keep the coil rotating in the same direction. ठीक है भाई, आज का लेसन हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल इसको और मजीद डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा।